नमस्कार प्यारी दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और खमा खनी जल्दी से सभी साथीगण जुड़ जाइए। हम कल जो पढ़े थे वो कैटलिस्ट के बारे में पढ़े थे, और उसी में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्यारी दोस्त, कैसे कैटलिस्ट के प्रकार हम पढ़े थे, है ना। और कैसे कैसे कैटलिस्ट होते हैं, क्या यूज़ होते हैं इनके। टॉपिक अच्छा है, बड़ा भी है, शानदार भी है। और कैटलिस्ट कौन से होते हैं सर, कहाँ यूज़ होते हैं, ये भी करवाएंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल करवाएंगे। चलिए, ठीक है। हाँ, मेरा स्वास्थ्य आज गड़बड़ है। सेकंड नंबर का क्लास होने वाला है। चलिए, एक वर्ड यूज होता है उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। ठीक है। देखो, विष का मतलब क्या होता है, जहर। कैटलिस्ट पॉइजन, है ना। जो ऐसे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को कम कर दे या नष्ट कर दे। मतलब, जैसे आप ये समझिए, आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, लेकिन आप किसी ऐसे दोस्तों की संगत में पड़ गए जो दिन भर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी कि नहीं। वो दोस्ती तो है, लेकिन वो दोस्ती आपके लिए विष है, एक प्रकार का जहर है ना। नहीं भैया, मैं, है ना, क्लास तो लूंगा, भले 30 मिनट लूँ, 40 मिनट लूँ, है ना, लेकिन ज़्यादा छुट्टियां नहीं करता मैं, है ना। अगर आप मुझसे पहले पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि राहुल सर छुट्टियां नहीं करते। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जुड़ जाओ सभी साथीगण। नमस्ते, नमस्ते। कोई बात नहीं बेटा, आप लाइव सेक्शन में चले जाया करिए। आपका जो ऐप है ना, उसमें पास में, है ना, एक लाइव का ऑप्शन होता है, वहां पर चले जाया करिए। और आप ये मत सोचा करिए नोटिफिकेशन, है ना, नोटिफिकेशन यहाँ से सभी बच्चों को एक साथ ही जाते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन समय पे चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइएगा, उसमें नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन का, है ना, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना। वहाँ एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना। RWA का एप्लीकेशन होगा, उस पर क्लिक कर देना, है ना। तो क्या होता है कि ये हमारी मोबाइल में हम सेट बार बार अगर किसी चीज़ को हटा देते हैं ऊपर से, तो बाद में वो हमारा मोबाइल ये समझता है कि ये हमारे लिए काम के नहीं है, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट में आज का जो वर्ड है ना, जो चीज़ हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो है उत्प्रेरक विष क्या होता है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है, या कैटेलिक पॉइजन क्या होता है। तो कैटेलिक पॉइजन क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं। प्यारे दोस्त, जो पदार्थ स्वयं किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को नष्ट कर दे या कम कर दे, है ना, वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को कम कर दे, अथवा नष्ट कर दे, ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, है ना। ये कैटलिस्ट के लिए क्या होते हैं, उत्प्रेरक के लिए ऐसे पदार्थ विष का काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सब्सटेंस विच देमसेल्व, सब्सटेंस विच देमसेल्व्स, ठीक है,
ऐसे पदार्थ जो अपनी खुद की उपस्थिति के कारण, ठीक है, अपने होने के कारण, है ना, क्या कर देंगे, रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द कैटलिस्ट एबिलिटी, है ना। सिंपल सी बात है। तो कैटलिस्ट पॉइजन क्या होगा? कैटलिस्ट पॉइजन वो होता है ना, लास्ट के 10 मिनट जब मैं क्लास छोड़ूंगा उसके पहले आपको वो चीज, है ना, आप जो भी पूछेंगे मैं उसके जवाब दूंगा, है ना, बार बार चीजों के, है ना, हर 2 मिनट में अगर मैं लूंगा, कोई कई बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती, है ना, कि हम किसी का जवाब दे रहे होते हैं। तो लास्ट के 5 एक मिनट में आपके ले लूंगा और वहां पर मैं आपके सारे जवाब दूंगा, ठीक है। और मैं इतनी स्थिति में भी, है ना, मतलब बोल पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सर्दी खांसी बुखार फीवर ये सारी चीजें कल आप, मैं हंसी मजाक आपसे कर रहा था और आज वो चीज हावी हो चुकी है। और कोई भी, है ना, चीजें होती है तो वो 3 दिन का समय तो लेती है, तो 2 3 दिन मेरा इसी में गुजरेगा। तो ये कैटेलिक विष होते हैं, उत्प्रेरक विष होते हैं। उत्प्रेरक विष का मेन काम यही होता है कि अगर ये किसी कैटलिस्ट के आसपास बैठ गए तो उस कैटलिस्ट की क्या कर देंगे भाई साहब, है ना, या तो उसको नष्ट कर देंगे या उसके काम करने की क्षमता को प्रभावित कर देंगे। कुल मिलाकर के उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले पदार्थ, प्रश्न कैसा आएगा यहां से, उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो कैटलिस्ट पॉइजन कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कैटलिस्ट में एक चीज और होती है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करता है कि ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है संदमक। क्या कहा जाता है? संदमक। अब ये वर्ड ऑप्शन में मिल जाएगा तो पता ही नहीं होगा तो करेंगे क्या? इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इनहेबिटर। हैबिट का मतलब ये मेरी हैबिट में है, मैं रोज ये काम करता हूँ, और इनहेबिट मतलब जो मेरे काम से बाहर हो गया, तो इन्हें इनहेबिटर कहा जाता है। तो संदमक क्या चीज होती है? तो भैया याद रखना, ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, है ना, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर दे, है ना, या कुल मिलाकर के केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे, स्लो कर दे, ठीक है। याद रखिएगा, सब्सटेंस विच रिड्यूस द स्पीड ऑफ दिस सब्सटेंस रिड्यूस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं अभी आपको सिर्फ टर्म से ही परिभाषित करा रहा हूं, ठीक है, मैंने अभी आपको कोई कैटलिस्ट नहीं पढ़ाया, मैंने अभी आपको कोई उत्प्रेरक नहीं पढ़ाया, ठीक है। उत्प्रेरक मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, एक साथ सारे उत्प्रेरक पढ़ाऊंगा। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उन्हें संदमक कहते हैं, है ना। नॉर्मली हम उन्हें मंदन कहते हैं, मंदन का मतलब क्या होता है, स्लो करना। तो दो शब्द आपने पढ़े, दो वर्ड आपने पढ़े कि भाई कौन क्या चीज होती है, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड और होता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। आपने शायद बायोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वर्ड जरूर सुना होगा कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम के बारे में ये कहा जाता है कि एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बात करें, हमारे शरीर में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लार के अंदर पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। जैसे किण्वन की बात करें तो किण्वन के अंदर, है ना, फर्मेंटेशन हो रहा होता है तो वहां एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार के जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक हैं ये, क्योंकि जीव के अंदर पाए जाते हैं, तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक हैं।
इट्स बायो केमिकल कैटलिस्ट। पहला बिंदु, क्योंकि हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया ही होगी वो। ठीक है। हाँ, नेगेटिव कैटलिस्ट भी कह सकते हो, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड नहीं आएगा ना पेपर में। पेपर में प्रश्न आया, बताइए वह उत्प्रेरक कौन से होते हैं जो वेग को घटा देते हैं। अब इंग्लिश में नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड नहीं आएगा वहां पर हिंदी मीडियम के छात्र हैं आप, तो आपके लिए वर्ड कौन सा यूज होगा? संदमक। अब ऑप्शन में जब संदमक देखोगे, है ना, नॉर्मली देखो आप और हम बोलचाल की भाषा में तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में, हाँ बेटा वो डल रही है ना, कल का समय और दीजिए, वो डल जाएगी, मैंने बोल दिया है। ठीक है, आपके सामने ही फोन लगा के बोल दिया, मिल जाएगी, आप घबराओ मत, आपसे वादा किया है। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर, है ना, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, है ना भाई। और एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो यह प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जिस केमिकल के बनते हैं, उन केमिकल को, है ना, क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर यह कहां कहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं? तो पाचन के अंदर, डाइजेशन के अंदर, जिन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। और एक चीज जहां ये देखने को मिल सकते हैं, किण्वन। किण्वन के अंदर, फर्मेंटेशन के अंदर। तो एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन वहां पर किसी प्रकार से तोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो ये जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें कभी कभी हम क्या कहते हैं? संपर्क उत्प्रेरक भी कहते हैं, है ना, कॉन्टेक्ट कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो इन्हें संपर्क उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं ये लोग? ये संपर्क उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करते हैं। कि सर मतलब समझ नहीं आया, अभी समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा, प्रोटीन का पाचन जो करता है वो पेप्सिन, इरेप्सिन या ट्रिप्सिन करती है। कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज करता है ना, या फिर वसा का कौन करता है? लाइपेज करता है। ये जो एंजाइम्स हैं, ये जब तक वसा के संपर्क में नहीं आएगा, वसा वाला एक्टिव नहीं होगा। जब तक कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक वो काम नहीं करेंगे। प्रोटीन वाले प्रोटीन के संपर्क में नहीं आएंगे, तब वो काम नहीं करेंगे। है ना, मतलब कि एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया को संपादित कर सकता है। एंजाइम में ये चीज होती है। तो दे आर, है ना, दे आर एक्ट एज कॉन्टेक्ट कैटलिस्ट, है ना, हम ये कह सकते हैं। दे आर एक्ट लाइक कॉन्टेक्ट कैटलिस्ट। तो जब तक ये संपर्क में नहीं आएंगे, ये उस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जैसे ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए हम पेप्सिन को लेते हैं, जो अमाशय में पाया जाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब वो प्रोटीन का पाचन कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कुछ समय बाद दूसरी प्रोटीन आ जाती है, तो क्या वो एंजाइम उसको छोड़कर वहां पर काम करने लगेगा? नहीं भाई। तो इन एंजाइम की अगर हम विशेषताओं में देखें, तो एक विशेषता ये भी होती है कि केवल एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया को संपादित करता है ना, ये सबसे मेन गुण है इनका। तो एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया को संपादित करता है। एक एंजाइम एक ही क्रिया को संपादित करता है। वन एंजाइम परफॉर्म ओनली वन रिएक्शन या वन एक्शन। वन एंजाइम
वन एंजाइम परफॉर्म ओनली वन एक्शन, वो एक बार में एक ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार भैया आप उसको बदल रहे हो और वो काम बदल ले। ठीक है। देखो, उदाहरण है ना, आप सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर एक तो टाइलीन होता है जिसे सेलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, और एक और कौन सा होता है? माल्टोज होता है। ठीक। इसी तरह से अमाशय या स्टमक में कौन सा होगा? पेप्सिन होता है। और एक रेनिन होता है। उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अग्नाशय रस होता है, गैस है ना, याद रखना। पैनक्रियाटिक जूस। इसमें कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिन। एमाइलेज। और लाइपेज। ठीक है। ठीक है, चलिए। ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज। अब जब भी आप टाइलिन को देखते हो, टाइलिन किसका पाचन करता है? टाइलिन पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। या स्टार्च का। माल्टेज किसका करता है? माल्टोज का। ठीक है, पेप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का। रेनिन किसका करता है? दूध की प्रोटीन केसीन का। ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का। एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज किसका करता है? वसा या फैट का। अब मैंने आपको चार बिंदु पढ़ाए और ये कुछ एग्जाम्पल दिए एंजाइम्स के। पहला बिंदु क्या था? ये जैव रासायनिक उत्प्रेरक। जैव रासायनिक मतलब हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हम भोजन करते हैं, उसका डाइजेशन होता है, उसको तोड़ते हैं क्या? हाँ सर। तो इसीलिए इन्हें बायोकेमिकल, बायो मतलब हम जीव हैं और हमारे अंदर केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो बायोकेमिकल हो गए। प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनके निर्माण मुख्य रूप से कहीं से होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। फिर हमने पढ़ा था संपर्क उत्प्रेरक, मतलब कि जब तक ये पेप्सिन प्रोटीन के संपर्क में नहीं आएगा, ये प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा। अब इस पेप्सिन को आप हजारों बार कार्बोहाइड्रेट के संपर्क में ला दो, ये काम नहीं करेगा। तो जो जिसके लिए बना हुआ है, एंजाइम की विशेषता होती है कि जो एंजाइम जिसके लिए बना हुआ है वो उसी के लिए काम करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा, पहली चीज। और एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया संपादित करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो पेप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है, हम इससे वसा का भी पाचन करवा लेंगे।
हम इससे फेट का भी पाचन करवा लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये इसके एग्जाम्पल है ना। अरे अभी एंजाइम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो अमाशय हो गया। अब अमाशय के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ एंजाइम होते हैं, जिसे छोटी आंत्र भी कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, उस जूस का, उस लिक्विड का क्या नाम है? उसे कहते हैं आंत्र रस। गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। देखो, सबसे पहला एंजाइम यहां पर जो आता है, इरेप्सिन आता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इस ट्रिक को याद रख लेना। जो बच्चे एंजाइम में बड़े कंफ्यूज होते हैं कौन किसका पाचन करता है, ट्रिक याद रखना। पहला, अगर किसी के नाम में आधा प आए, क्या है आधा प, तो वो हमेशा प्रोटीन का पाचन करेगा। किसी भी एंजाइम के नाम में यदि आपको आधा प मिल जाए तो वो काय का करेगा, प्रोटीन का। दूसरा, लाइपेज जहां भी दिखे वो हमेशा वसा का करेगा, फैट का करेगा। काय का करेगा, फैट का। और तीसरी चीज हमेशा याद रख लेना, शेष जो हो जाएंगे एक दो को छोड़कर, जैसे रेनिन वगैरह, तो जितने भी शेष बच जाएंगे वो सब कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। काई में आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। आप यहां पर देखिए, इरेप्सिन के नाम में आधा प है कि हाँ सर है, तो इरेप्सिन काय का पाचन करेगा, प्रोटीन का। दूसरा एंजाइम इसमें से लाइपेज आता है, क्या हाँ सर आता है, तो लाइपेज किसका करेगा, वसा या फैट का। इसके पहले वाले देखिए, काइलिन में कोई प नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है। माल्टोस, भाई सीधी सी बात है ना, माल्टोस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो माल्टोस है ना, माल्टोस जो है वो माल्टोस का कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पेप्सिन में आधा प आया, ये प्रोटीन का पाचन कर रहा है। रेनिन दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन करती है, ये एक एक्सेप्शन है। ट्रिप्सिन में आधा प आया, ये काय का करेगा, प्रोटीन। लाइपेज आया वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई इसको याद रखना। जिसके नाम में आधा प आएगा वो हमेशा किसका पाचन करेगा, जिसके नाम में आधा प आएगा वो हमेशा किसका पाचन करेगा, है ना, प्रोटीन का। एलाइपेज हमेशा किसका करेगा, वसा का। बाकी के कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ही बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं। अब देखो, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, आप सभी जानते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है, जो मानव का शरीर होता है, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सभी बच्चे जानते हैं। हमारे शरीर के अंदर की बात करें, कहाँ की बात करें, शरीर के अंदर 33 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो शरीर के अंदर अगर हम नॉर्मली एक बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम कितने तक काम कर सकता है? एंजाइम लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य करता है। कितने से कितने पर करेंगे, 20 से लेकर के 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, ठीक है, जैसे 79 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये काम करना बंद कर देंगे। या आप ये समझ लिए, इससे कम या इससे ज्यादा तापमान पर ये अच्छे से काम नहीं करते। जब भी ये, जैसे मान लीजिए इस इरेप्सिन ने प्रोटीन का पाचन किया, तो उसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा, जी हाँ, उसके बाद ये सेपरेट होने का गुण रखता है। क्या ये चीजें क्लियर हैं? बताइए, क्या ये चीजें क्लियर हैं?
यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? देखो, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मैं बहुत इजी वे में और सरलता से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। वेरी गुड। 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 ग्रुप डी के लिए ये साइंस काम नहीं करेगी, ना ग्रुप डी की यहाँ काम करेगी। चलो। चलिए भैया, एंजाइम कैसे कार्य करता है उसको देखते हैं। ठीक है। या कैटेलिस्ट की बात कर लेते हैं। वर्क प्रोसेस ऑफ कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक के कार्य करने का तरीका। या उत्प्रेरक कैसे कार्य करता है। मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं। आज तक जितनी एग्जाम में कैटेलिस्ट पूछे गए, उनमें कैटेलिस्ट कैसे काम करते हैं, मेरे उस चार्ट से बाहर कभी कुछ नहीं गया आज तक के। यहां तक कि AWTPO में भी एक पार्ट होता है। भैया, फीवर आने पर एंजाइम की थोड़ी भूमिका होती है, एंजाइम खुद खत्म हो जाता है उससे कम या ज्यादा पर। हमारे शरीर में आर आर WBC है ना, रोग प्रतिरोधक, या जो है ना हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु आए हैं उनसे लड़ रही होती है, तब शरीर का तापमान बढ़ता है, एंजाइम के कारण नहीं बढ़ता। दो ही एंजाइम होते हैं क्या? नहीं बेटा, दो ही एंजाइम कहाँ है? मैंने कहाँ बढ़ाए दो? मैंने इसमें 3 एंजाइम और होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कई एंजाइम होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए। आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बाकी के एंजाइम वहां मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपने कहा था ना समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिए यहाँ पर। अभी तो मैं एंजाइम लिखवाना तो अब शुरू करूंगा, उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। देखो, सबसे पहले उस पदार्थ को लिया जाता है जिसकी रिएक्शन करवानी है, तो अभिकारक। हम उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है? ठीक है। तो वही सीधी सी बात है, पदार्थ जो क्रिया करेगा, जो अभिक्रिया में भाग लेगा। पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो उस चीज को लेना जो किसी केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग लेगा, उस पदार्थ का चयन करते हैं। क्या करते हैं? उस पदार्थ का चयन करते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु यहां से फिर जो निकल कर आता है, फिर हम क्या करते हैं? तो सेकंड पॉइंट, उस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक लगेगा, उत्प्रेरक का चयन। ऐसा थोड़ी किसी भी कैटलिस्ट को उठा के कहीं भी डाल देंगे। ठीक है, चयन एवं योग। सिलेक्ट कैटलिस्ट एंड, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा उसका? एडिशन। उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, है ना, कौन सा कैटलिस्ट
है ना, सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा उत्प्रेरक सबसे अच्छा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन ये कहती है कि भैया आप यहां पर अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला रहे हो। तो उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाना, सबसे पहले जिनकी अभिक्रिया करनी है उनको लिया, ठीक है। और फिर यहां पर हमने क्या कर लिया, है ना, अभिकर्मक नहीं कहते हैं अभिकारक को। अगर अभिकर्मक कह रहे होते तो फिर अभिकारक क्यों लिख रहे होते, हम अभिकर्मक लिख लेते हैं। तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाए जाते हैं। अब जब तक कैटेलिस्ट बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, उत्प्रेरक बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, सबसे तीसरा बिंदु और मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम, कैटेलिस्ट कब अच्छे काम करते हैं, उत्प्रेरक कब अच्छा काम करता है, जब सक्रिय जो संक्रियण ऊर्जा में कमी होती है। किस में कमी होती है, सक्रियण ऊर्जा में कमी। कि सर सक्रियण ऊर्जा में कमी का मतलब, देखो भैया मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ऐसा, है ना, कि जिससे आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। तो सक्रियण ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना भैया। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, संक्रियण ऊर्जा है तो भाई सीधी सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब ये होता है जो उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया की बाधा दूर करता है। क्या करता है, अभिक्रिया की बाधा दूर करता है। अब उसके बाद में वही कैटलिस्ट वापस से आता है, जैसे ही उसने अभिक्रिया की बाधा को दूर करा, अभिक्रिया तीव्र हो गई। तो ऐसी स्थिति में अस्थायी रूप से उत्प्रेरक इनके साथ में कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो मध्यवर्ती संकुल कहते हैं उसमें, जब उत्प्रेरक अस्थायी रूप से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती संकुल का निर्माण। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, हर लाइन अपने आप में एक प्रश्न रखती है। मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है, ठीक है। मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, एक मध्यवर्ती संकुल बनता है। सर इससे क्या होता है, मध्यवर्ती संकुल बनने से, मध्यवर्ती संकुल बनने से यह चीज होती है कि उत्प्रेरक अस्थायी रूप से जुड़ जाता है, ठीक है। उत्प्रेरक का अस्थायी रूप से जुड़ना, हो सकता है ये एक भी लाइन अभी आपके पल्ले नहीं पड़ रही हो, लेकिन यकीन मानिए हर लाइन से प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके। सर केमिस्ट्री टॉपिक से बायो, कुछ बायो पढ़ाई कहाँ तुमको मैंने, आपकी दिक्कत ही यही है, मैं जो करवा रहा हूँ उसको समझो तो सही। मैंने तो एग्जाम्पल बताया कि डाइजेशन, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी पढ़ाया। मैंने देखा ये पाचन में ये पाए जाने वाली ये एंजाइम है, मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया क्या। भाई यार सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है कि आप जो मैं कहता हूँ वो नहीं सुनते हैं, आप ये कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं बस वह हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। भैया मैंने अभी तक कोई कैटलिस्ट सही से, भाई आपने कहा कि सर ये नहीं पता कि एंजाइम क्या होते हैं कहाँ होते हैं, तो मैंने उनके एग्जाम्पल लिखवाए आपको। भाई मैंने तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने तो कहा ही नहीं मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ कि आपके मुंह में भैया 32 दांत हैं, कि जीभ है, कि स्वाद कहाँ से आता है, भाई है ही नहीं वो। अभी तक तो मैंने किस कैटलिस्ट का यूज कर, क्योंकि सबसे मेन चीज जो ये पढ़ा रहा हूँ ना ये है
भैया ये तो आप 50 बार कर दोगे कि निकल का उपयोग बताइए किस कैटेलिस्ट के तौर पर किस रिएक्शन में करते हैं, तो वो तो आप रट लोगे। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि के अंदर निकल का उपयोग एज अ कैटेलिस्ट किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किण्वन में शराब बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, जाइमेज का। ये तो रट के भी कर लोगे, लेकिन इनको रट भी लोगे ना, ये वाली जो लाइन है, तो भी सही नहीं कर पाओगे अगर प्रश्न यहां से आया तो। ये वो चीज है पूरी कैटेलिस्ट की जान है, कैटेलिस्ट कैसे काम करता है उसकी प्रोसेस है ये, तो पहले समझो। ठीक है, फिर यहां से अगली चीज आती है, अगला पॉइंट आता है नंबर 5। यहां के बाद में तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, फास्ट केमिकल रिएक्शन होती है। मैं आपको 4-5 दिनों से एक ही बात समझा रहा हूं कि जब तक मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है ना, आपके डाउट जो है वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि मेरा टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, फास्ट केमिकल रिएक्शन, और जब तीव्र केमिकल रिएक्शन होती है तब क्या होता है? जब भी कोई फास्ट केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कम समय में उत्पाद बनाने लगेगी। बहुत कम टाइम में उत्पाद बनाएगी। अब इसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या होती है? नंबर 6, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, उत्पाद बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और जो कैटलिस्ट आपने लिया था वो साइड में आ जाता है, उत्प्रेरक अलग हो जाता है। ठीक है, उत्पाद तैयार और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा। अब देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होगी, यहां पर ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है ना, अब इस केमिकल रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूं। समझ रहा? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पर कैटलिस्ट यूज होता है, ये 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। देखो, सबसे पहले अब मैं 2 व्यक्तियों का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, फिर एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम लेके, है ना, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जैसे ये समझिए कि ये सोनू था और ये मोनू था। ये सोनू और मोनू एक दिन पहले लड़ लिए। ठीक है, कौन लड़ लिए? सोनू और मोनू पहले लड़ लिए। तो एक बार क्या होता है, एक गांव के अंदर एक पेड़ के नीचे सोनू और मोनू बैठे होते हैं। सोनू और मोनू क्या हो गए? अभिकारक हो गए, जो मुख्य रूप से लड़ेंगे। ठीक। अब जैसे ही क्या होता है, सोनू और मोनू के पास में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नाम गोलू है। क्या नाम है? गोलू। अब गोलू जो है वो कैटलिस्ट है, वो जानता है कि सोनू और मोनू के बीच की लड़ाई है। लड़ाई है मतलब भैया वो उत्प्रेरक अच्छे से उस रिएक्शन के बारे में जानता हो या उसमें वो मदद कर सकता हो। तो उत्प्रेरक का चयन, और उत्प्रेरक आ गया इनके पास में। किसके पास में आ गया? सोनू मोनू के पास में कौन आ गया? गोलू आ गया। अब सोनू मोनू के पास में सोनू मोनू बैठे हुए थे, और साथ में भैया सीधी सी बात है, गोलू भी आकर के वहां पर जुड़ गया। अब ये गोलू क्या करता है, अब दोनों की साइड तो जा नहीं सकता, किसी एक की साइड जाकर जुड़ेगा। तो यहां पर सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब ये देखते हैं उत्प्रेरक, भाई ये सोनू और मोनू बैठे हुए लड़ नहीं रहे, तो यहां ऊर्जा की थोड़ी सी क्या थी? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण मतलब एक्टिव नहीं थे, एनर्जी की कमी थी। अब ये गोलू क्या करता है, ये मोनू को बोलता है, तेरे को पता है सोनू ये बोल रहा था कि मैं, है ना, ये मोनू को बोलता है गोलू कि सोनू ये बोल रहा था मुझे कल कि मोनू कहीं मिल गया तो जिंदा गाड़ दूंगा उसको, ये वो ऐसा वैसा, भाई साहब खतरनाक तरीके से। तो अभी तक जो चुपचाप बैठे हुए थे, जिनके अंदर, है ना, एक प्रकार की बाधा थी, एक प्रकार की कमी थी, सक्रियण ऊर्जा जो थी, तो सक्रियण का मतलब एक्टिवनेस की जो एनर्जी की कमी थी, तो उस बाधा को दूर कर दिया। मतलब इसने आग में घी डाल दिया। अब इधर से ये सोनू कहता है कि मैंने कब बोला, तू झूठ बोल रहा है, ये वो, है ना। और इधर से कहता है, मोनू कहता है बोला होगा, नहीं तो तेरे में दम नहीं है। हाँ बोला, जा क्या कर लेगा। उधर सोनू बोलता है। अब ये लड़ लिया, है ना। अभी तक इनकी सक्रिय ऊर्जा कम थी, उत्प्रेरक अभिक्रिया की बाधा को क्या कर चुका है? दूर कर चुका है ना।
अब ये जो था ये मध्यवर्ती संकुल की तरफ बीच में जुड़ गया, अस्थायी रूप से जुड़ा इस लड़ाई में। लड़ ये दोनों रहे हैं। अब ये यहां पर गोलू बैठ करके मजे ले रहा है और धीरे धीरे हाँ हाँ बोला था मार मार मार, मतलब कि भाई साहब सिर्फ साइड में बैठा हुआ है। अब ये जो अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे ये तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करने लगे। क्या करने लगे? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया करने लगे। अब ऐसी स्थिति में भाई साहब सोच लो कि सोनू ने मोनू को निपटा दिया होगा। इस सोनू ने इस मोनू को भाई साहब फाइल खत्म कर दी, निपटा दिया। प्रोडक्ट क्या बन गया? सोनू अकेला बच गया। वो कहता हाँ भाई गोलू, अब भैया मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं तो जानता था आप इसको निपटा दोगे इसकी फाइल को। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तो चाहता ही यही था आप ये काम करो। तो जैसे ही एक उत्पाद बना रासायनिक अभिक्रिया के बाद, उत्प्रेरक बोलता भैया अब मैं चलता हूँ, सोनू भैया कुछ काम हो तो बताइएगा। ये गोलू था। तो गोलू तुरंत अलग हो गया। ये एक ऐसी कहानी मैंने बताई जिससे आपको यह समझ में आई कि ये चलते कैसे हैं। एक और तरीका बता देता हूं। जैसे नाइट्रोजन जो गैस है, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से करवा दें और इस पर निकल कैटलिस्ट को रखकर हम यहां पर NH3 बनाते हैं, 2NH3 अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि जो होती है, या फिर एक काम करिए, है ना, कोई दूसरी मेथड यही ले लेते हैं भैया, क्या लेंगे और। अच्छा, पहले वाला समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो वो बता दो। आ गया? चलो ये बढ़िया है, आ गया तुमको। अमोनिया गैस में निकल नहीं आता, वो वहां आता है हाइड्रोजनीकरण में। निकल कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। हैबर विधि में, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में आता है वो। लोहा आता है, ठीक है। तो जैसे ये नाइट्रोजन गैस थी, इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाया मैंने और इस पे लोहे का चूर्ण डाला। काई का चूर्ण डाला? लोहे का। तो यहां पर क्या बन गया? NH3 बन गया, अमोनिया बन गया, 2NH3। अब देखो, सबसे पहली चीज, है ना, इस केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, है ना, और इस प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है, अब ये समझ लो सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा का मतलब होता है जैसे तुम बैठे हुए हो और पिताजी की गाड़ी की आवाज आ भ्रूम भ्रूम भ्रूम, ठीक है, और भाई साहब बच्चे नहीं होते, है ना, तुरंत घर में घुस के कापी खोल के बैठ जाते, पापा आ गए हैं। तो पिताजी के आने पर जो तुम में तुरंत ऊर्जा का संचार हुआ, मतलब पहले तुम कम सक्रिय थे, अब तुम ज्यादा सक्रिय हो, तो सक्रियण ऊर्जा की कमी थी। तुम एक्टिव नहीं थे, पिताजी की फटफटिया की आवाज सुन करके तुम तुरंत पढ़ने बैठ गए, तुम तुरंत एक्टिव हो गए। तो ये होती है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, है ना। तो लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप कम एक्टिव थे, पिताजी के आते ही कैसे एक्टिव हुए? अब यहां देखना, जब हम नाइट्रोजन गैस की, है ना, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, ये अभिकारक हो गए। अब ये अभिकारक बड़े धीमे से धीमे 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 ऐसे क्रिया कर रहे हैं। तो भाई साहब, है ना, हमको समझ में आया यार किसी को तो डालना पड़ेगा यहाँ, ये बहुत स्लो बंदे हैं। तो मैंने यहां पर लोहे का चूर्ण डाल दिया इनके साथ में। तो उत्प्रेरक का चयन किया और इस रिएक्शन के अंदर क्या डाल दिया? लोहे का चूर्ण डाल दिया। किसके साथ में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। ये लोहे के चूर्ण ने इन दोनों के बीच में जो धीमी प्रोसेस थी, जो क्रिया बहुत धीमी हो रही थी, उस क्रिया को बढ़ा दिया। इस क्रिया को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, मतलब इन दोनों के बीच की बाधा को दूर कर दिया। अब ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से तुरंत क्रिया करके क्या बन गए? तो ये लोहा जब इन दोनों के साथ में आया, तब ये कहलाए कि इन्होंने मध्यवर्ती संकुल बनाया। और जैसे ही बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, तो अमोनिया का निर्माण वहां पर हो जाता है। और जैसे ही अमोनिया बनता है, वहां से लोहे का चूर्ण साइड में फिर से अलग हो जाता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? यहां से एक प्रश्न बहुत आता है, ठीक है, वो क्या आता है पता है? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में क्या दूर करते हैं? तो याद रखना, सक्रियण ऊर्जा में कमी को दूर करते हैं। यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या अब समझ में आया उत्प्रेरक कैसे काम करते हैं? कैटलिस्ट, ये उनके कार्य करने की प्रोसेस है। क्या आप समझ में आ गया? अब तो कोई ऐसा नहीं है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई हो कि क्या प्रोसेस है। देखो, मैंने एक व्यक्तियों के एग्जाम्पल दे दिए, कुछ और एग्जाम्पल दे दिए, एक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जाम्पल दे दिया।
ये प्रोसेस है, ये ऐसे काम करते हैं 6 चरण में। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब हम डायरेक्ट भी पढ़ लेंगे ना। बताइए अमोनिया निर्माण की विधि में कौन उत्प्रेरक होता है, तो भैया, है ना, या फिर ये पूछ लिया बताइए अमोनिया निर्माण की हैबर विधि जो होती है ना, उसमें कौन सक्रियण ऊर्जा में कम करता या बढ़ाता है, या कौन उसमें मध्यवर्ती संकुल के लिए जुड़ जाता है। तो आपके माइंड में ये चीज फिट हो गई होगी। ठीक है, चलो। ये खुशी हुई देख करके कि एक भी ये नहीं बोला है कि सर नहीं आया समझ में, है ना। मेरी बीमारी हालत का बहुत अच्छा यूज हुआ है आज। चलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं रोकते हैं क्लास को। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।